नमस्कार दोस्तों पिछले लगभग 102-103 साल से हम लोग जलियांवाला बाग के नरसंहार को याद करते हैं। उस नरसंहार को याद करते करते कई बार हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने वहाँ जो अंग्रेज़ी जो ब्रिटिश हुकूमत के जो सैनिक थे उन्होंने किस बेरहमी के साथ निर्दोष निहत्थे लोगों को भूना। वो एक जो सारा का सारा जो एक दृश्य है हमारे सामने आज भी इतने सालों के बाद भी कौंध आता है और हर बार हम उनके जो स्मारक है जलियांवाला बाग का वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाकर अभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बहुत कुछ याद करते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें इसमें भी पेचीदा हैं जो चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि हम लोग कहीं ना कहीं संवेदनशील तो हैं, कहीं ना कहीं संवेदनहीन भी हैं, इनसेंसिटिव भी हैं। इनसेंसिटिव इसलिए कि एक उन दिनों में एक मद्रास हाई कोर्ट का एक एडवोकेट था, नाम था शंकरन नायर। तो शंकरन नायर बीच में उसको प्रमोशन भी मिली, ये एडवोकेट कोटे से वो जज भी बना मद्रास हाई कोर्ट का। लेकिन उसे लगा कि हाई कोर्ट के जज बनने के बाद भी उसे बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो ब्रिटिश सरकार के मानने पड़ते हैं और कई संदेश या कई ऑर्डर्स जो हैं वो नैतिकता के और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं होते। फिर भी फ़ैसले के वक्त वो दबाव रहता है, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। अपना हाई कोर्ट का जज होते हुए उसने उस पद से त्यागपत्र दिया और उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस में लग गया। अब जब ये हादसा हुआ तो उसके मन में एक बलबला था कि वो जनरल ओडायर जो था, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, जिसके ऑर्डर से ये सारी नाकाबंदी हुई थी, तो वो ओडवायर, जनरल ओडवायर, तो वो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था और उसकी जो रिप्रेसिव जो पॉलिसीज़ थी, दमन की जो नीतियां थी, दमन की नीतियों के विरुद्ध आक्रोश के लिए लोग उस दिन इकट्ठे हुए थे, अपना आक्रोश शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था, किसी के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कोई बगावत की बू आती हो या विद्रोह की बू आती हो। लेकिन उस शख्स ने ऑर्डर दिया कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए ताकि भविष्य में भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे कि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके। तो उसके मन में एक बलबला था, एक आग थी। तो उसने अपनी प्रैक्टिस में से जो पैसे कमाए थे वो शख्स स्वयं अपने खर्च पर वहाँ गया, ब्रिटेन में गया। वहाँ के हाई कोर्ट में उसने रिट दायर की और रिट दायर की जनरल ओडवायर के ख़िलाफ़ कि इस जनरल के रिप्रेसिव जो मेयर थे ये पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत के लिए भी शर्मनाक है। ये तब की बात है मित्रों जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। बहरहाल उस शासन में ये एक खूबी थी कि अगर कोई पिटीशन लेकर आता है तो उसको वो विचारार्थ स्वीकार करते थे कि इसको दायर करो और उसके बाद इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि वो समझते थे कि अगर हमने कोई फ़ैसला लेना भी है अपनी हुकूमत के पक्ष में तो वो हम एक ढंग से लेंगे ताकि न्यायपालिका के इतिहास में, जुडिशरी के इतिहास में हमारे माथे पर कोई दाग ना रह जाए, चर्चा का विषय ना बने। तो मित्रों ये मुकदमा चला। उन दिनों में ये होता था कि ये मुकदमे जो थे, ये जो दीवानी मुकदमे जिन्हें बोलते हैं, ऐसे मुकदमे, इनमें सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं चला करती थी और लगातार चलती थी ताकि जल्दी निपटा दिए जाएँ। अब इसके सामने शंकरन नायर के सामने संकट ये था कि जो शख्स अपराधी है जिसके ख़िलाफ़ मैं पिटीशन दे रहा हूँ वो भी अंग्रेज़, जो न्यायाधीश सुन रहा है वो भी अंग्रेज़ और जूरी के 11 सदस्य बैठे हैं वो सारे के सारे अंग्रेज़। अब ऐसे में न्याय की उम्मीद उसको भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसने केस लड़ा और उसने केस लड़ने के लिए एक ब्रिटिश एडवोकेट को साथ लेना ज़रूरी होता, तो उसने एक ब्रिटिश एडवोकेट की सेवाएं भी ली, उसको अपनी जेब से पैसे दिए और सुनवाई 5.5 हफ्ते चली लगातार। और 5.5 हफ्ते की सुनवाई के बाद जब निर्णय आया तो निर्णय वही आया जिसकी उम्मीद थी कि जनरल ओडवायर को ससम्मान रखा गया, बरकरार रखा गया और इसे दंड दिया गया शंकरन नायर को कि तुमने अदालत का टाइम भी वेस्ट किया है, तुमने उसकी जो इज़्ज़त थी, आफ्टर ऑल तो वो गवर्नर था स्टेट का, तुमने उसकी इज़्ज़त में भी खलल डाला, तुमने उस पर खरोंचे डालने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें 75 पाउंड की एक जो जुर्माना की राशि है वो भी अदा करनी पड़ेगी। और ये तुम उन दिनों की बात है, ये 1920-22 की बात है।
तो 1922 में उसने राशि जब वो अदा करने के लिए अदालत में खड़ा हुआ कि मुझे जो भी सज़ा आप तजवीज़ करें मुझे वो कबूल है और मैं इसको स्वीकार करता हूं, तो उस वक्त जनरल ओडवायर भी अदालत में मौजूद था और उसके चेहरे पे बड़ी एक शरारती किस्म की मुस्कान थी कि अगर भाई तुम नहीं दे सकते या तुम नहीं देना चाहते जुर्माना, तो मैं तुम्हें एक पेशकश करता हूं, तुम लिखित में माफ़ी मांग लो या कोर्ट में खड़े होकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें ये जुर्माना छोड़ दूंगा, क्योंकि जुर्माना मैंने वसूल करना है, हर्जाना मुझे मिलना है, मैं ये हर्जाना तुमसे नहीं लूँगा। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे इसके लिए अगर कोई और भी गुस्ताखी करनी पड़े तो मैं करूँगा और उसका हर्जाना भी दूँगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं इसके लिए रिग्रेट शो करूँ या अफसोस ज़ाहिर करूँ। मित्रों, अब जलियांवाला बाग के बारे में हम ढेरों बातें करते हैं आज भी। उसके संदर्भ में भगत सिंह की बात भी आती है कि शहीद आज़म उसी जगह गया, उसने शहीदों की जहाँ जहाँ खून की बूंदें गिरी थी वहाँ से चुटकी लेकर अपने माथे पे तिलक भी किया और कुछ शपथ भी ली कि इस मुट्ठी की, मैं इस रेत की या इस धरती की मिट्टी की कसम खाता हूँ कि मैं इनसे बदला लूँगा। ये सारी बातें सही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस की थी प्रोटेस्ट के रूप में, ये बात भी सही है, इतिहास में दर्ज है। लेकिन शंकरन नायर का नाम कहीं नहीं है और ये शंकरन नायर मामूली आदमी नहीं था मित्रों। आज सत्तारूढ़ राजनीति में, आज की राजनीति में देश का एक सबसे बड़ा दल कांग्रेस दल, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा था, लेकिन आज कांग्रेस के या उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि वो एक ऐसी परंपरा से हैं जिनमें शंकरन नायर जैसे लोग भी थे जो बाहर जाकर भी मुकदमा लड़े और हारने के बाद भी उन्होंने अदालत में बिल्कुल साफ गोई से काम लिया और दिलेरी दिखाई और उसके बाद फिर वापस लौट आए खाली हाथ और फिर आकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, राजनीति नहीं छोड़ी और राजनीति में धीरे धीरे वो कांग्रेस के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुँचे। लेकिन उस कल्चर में, उस सियासी कल्चर में आज शंकरन नायर को कोई नहीं जानता। आपने, मैंने, शायद बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये एक चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो इतिहास में हमसे बहुत पीछे छूट जाती हैं, हमारे हाथों से रेत की तरह वो गिर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं और हम लोग उनको संभाल नहीं पाते। ये हमारी विरासत है जो बड़ी समृद्ध रही है और ऐसे लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।